जय हिंद फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। दरअसल भारत की नदियां का सीरीज चल रहा है। इसके पहले सिंधु नदी तंत्र का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाके देख लीजिएगा आप लोग प्लेलिस्ट में मेरा। और गंगा नदी तंत्र भी अपलोड कर दिया गया है। और पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी अपलोड कर दिया गया है। और अरब सागर की नदियां, जो दक्षिण भारत की नदियां, उसको दो भागों में बांटा गया है। दक्षिण भारत की नदियां को दो भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो दक्षिण भारत का दो वीडियो है। एक तो आपको मिलेगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए सर, टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। जब बात आता है सर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का, तो यहाँ पे देखिए, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर एक पठार है जिसे कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, जो आपको झारखंड में मिलेगा सर। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला एरिया, दरअसल ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। तो जो झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है, इसकी कई विशेषता है। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार है कहाँ? मैंने लिख रखा है जेएच। जेएच मतलब क्या होता है सर? झारखंड। तो झारखंड के छोटा नागपुर का पठार से, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, झारखंड के छोटा नागपुर का पठार से कई नदियां निकलती है। उनमें से फेमस नदियां कौन कौन सी है, आइए अध्ययन करते हैं। एक नदी आती है ऊपर से, जो आकर यहाँ पे अपना जल गिराती है, यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। आप राज्यों का नाम देखिएगा तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल का तट है। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सर, ये हुगली नाम की नदी है। दरअसल ये गंगा नदी ऐसे जाती है, तो इसकी दो भी तरीका है ना। तो गंगा की एक शाखा बांग्लादेश में चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, और एक शाखा चला आता है इधर की ओर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो शाखा इधर की ओर आई है, ये जो शाखा इधर की ओर आई है, ये गंगा की ही एक पार्ट है। जिससे गंगा नदी इधर की ओर चला गया है, तो एक पार्ट इधर आ गया है, जिसका नाम क्या है सर? हुगली नदी है। तो हुगली नदी के बारे में आप लोग को पढ़ा दिया गया है। आइए फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये नदी का नाम है हुगली, ठीक है। इसका नाम क्या है सर? हुगली नदी है। और हुगली नदी के तट पर ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता बसा हुआ है। हुगली नदी के तट पर ही पश्चिम बंगाल की राजधानी यहाँ पे क्या है? कलकत्ता है। लिखते हैं यहाँ पे सर, हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। यानी हुगली नदी के तट पर वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है वो कलकत्ता स्थित है। और यहीं पे हावड़ा ब्रिज है। कलकत्ता में ही हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज है। और इसी हुगली की एक सहायक बनकर आती है, जो झारखंड के छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। और झारखंड के छोटा नागपुर से पठार से निकलकर कलकत्ता के नीचे आकर के मिल जाती है। और ये नदी कहलाती है दामोदर नदी। ये जो नदी देख रहे हैं, दूसरी नदी हुगली नदी के बाद कौन सी नदी है? उसका नाम है दामोदर, दामोदर नदी। तो जो दामोदर नदी, उसकी विशेषता है सर, दामोदर नदी का, जो दामोदर नदी है वो झारखंड के छोटा नागपुर का पठार से निकलती है दामोदर नदी, और झारखंड से निकलकर बंगाल में आती है। तो झारखंड के कई नदियों का पानी दामोदर नदी में आता है। तो जब कई नदियों का पानी आता है, जिसके कारण बंगाल में आते आते दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। याद रहे, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं सर, इसे बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसे वेस्ट बंगाल का क्या कहा जाता है? शोक। तब पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है किसे? दामोदर नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी का पानी डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं आकर हुगली की सहायक बनकर गिरती है, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। झारखंड के छोटा नागपुर का पठार से निकलने के बाद अन्य कई नदियों का पानी लेकर बंगाल में चली आती है, और बंगाल में आने के बाद इसका जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल के लोगों को रुला देती है, दरअसल नुकसान हो जाता है बंगाल के लोगों का, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अब बंगाल का शोक कहे, या बंगाल का दुख कहे, या बंगाल का आंसू कहे, एक ही बात है, ठीक है। जैसे बिहार का शोक आपने पढ़ा था, कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, उसी तरह से बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। झारखंड के छोटा नागपुर का पठार से एक और नदी निकलती है। दरअसल इन सभी नदियों का, ज्यादातर नदियों का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर का पठार का मुख्य विस्तार रांची में है, तो रांची से निकलती है, ठीक है। और यहीं से एक और नदी निकलती है,
इसी छोटा नागपुर का पठार से, जो इसी के तट पर आकर यहाँ पे अपना जल गिराती है यहाँ पे। तो ये जो नदी है सर, दरअसल ये कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी के बाद जो नदी है उसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी है। दामोदर नदी के बाद वाली जो नदी है स्वर्णरेखा नदी है। इसी स्वर्णरेखा नदी के तट पर झारखंड का प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर बसा हुआ है। आप यहाँ पे देखिएगा सर, मैंने केवल शॉर्टकट में जे लिख रखा है। मैंने शॉर्टकट में केवल जे लिख दिया है। जे मतलब जमशेदपुर, झारखंड का जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। और जो झारखंड का जो जमशेदपुर शहर है, उस जमशेदपुर शहर का स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। वही टाटा कंपनी का भी मालिक कौन है? आप कह सकते हैं सर रतन टाटा। रतन टाटा को दिल से सैल्यूट है, क्योंकि अंबानी अडानी के पास जितना प्रॉपर्टी है उतना प्रॉपर्टी इन्होंने दान कर रखा है। तो इसलिए रतन टाटा साहब को दिल से सैल्यूट है। यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा। तो रतन टाटा के जो पिताजी थे उनका नाम था जमशेद जी टाटा, और जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर शहर का स्थापना किया, जो कि झारखंड के एक बहुत बड़े क्या थे? जमींदार थे। और झारखंड के जमदेश, जो झारखंड आप देख रहे हैं, इसी झारखंड से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, और झारखंड के बाद चली जाती है बंगाल में, और बंगाल में आती है, बंगाल के तट पर ही अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। तो स्वर्णरेखा नदी की विशेषता हो गया सर। स्वर्णरेखा नदी की दूसरी खासियत यह है कि स्वर्णरेखा नदी का पानी में प्रदूषण ज़्यादा है। ये प्रदूषित नदी है, तो प्रदूषण ज़्यादा होने के कारण इस नदी में जलीय जंतु नहीं पाई जाती है। जलीय जंतु नहीं पाई जाती है, जैव विहीन है, इसमें जलीय जीव नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं किसको? स्वर्णरेखा नदी को। आइए एक बार फिर से देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के छोटा नागपुर का पठार से निकलती है, और इस तरह से जमशेदपुर शहर से होते हुए बंगाल में चली जाती है। बंगाल के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो यहाँ लिखते हैं सर, जमशेदपुर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक फेमस शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर, तो जमशेदपुर जो है वो आप कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जमशेदपुर जो है वो झारखंड में है। ये मैंने लिख रखा है झारखंड। और इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल, तो मैंने मरु लिख दिया शॉर्टकट में, जैविक मरुस्थल। तो जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? स्वर्णरेखा नदी को, क्योंकि इसमें कोई भी जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। जैसे पानी में रहने वाले सांप, मेढक, कछुआ, अन्य मछलियाँ, ये सब नहीं पाई जाती है। पानी में प्रदूषण ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। किसे? स्वर्णरेखा नदी को। फिर आप देखिएगा तो एक और नदी निकलती है झारखंड के, सॉरी उड़ीसा, उड़ीसा के केओझर का पठार से। उड़ीसा के केओझर का पठार से एक नदी निकलती है। तो उड़ीसा के केओझर का पठार से जो एक नदी निकलती है, दरअसल इस नदी का नाम क्या है? तो उड़ीसा के केओझर का पठार से एक नदी निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना जल गिराती है। उड़ीसा के तट पर, दरअसल इस नदी का नाम क्या है सर? तो ये जो नदी देख रहे हैं, जो उड़ीसा के केओझर का पठार से निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? तो दामोदर के नीचे स्वर्णरेखा, और स्वर्णरेखा के नीचे आइएगा तो एक नदी मिलेगा जिसका नाम होगा वैतरणी नदी। वैतरणी नदी, आप देखिएगा वहां पे स्वर्णरेखा नदी के नीचे कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी के नीचे कौन सी नदी है? एक बार सीक्वेंस में देख लीजिए आप। हुगली नदी है, दामोदर, दामोदर के नीचे स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के नीचे कौन सी नदी है? तो वैतरणी नदी है। मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है, ठीक है, वैतरणी नाम की नदी है यहाँ पे, ठीक है। तो जो वैतरणी नदी है, और एक नदी आएगा जो झारखंड के छोटा नागपुर का पठार से, वही रांची से निकलेगा, और ये रांची से निकलते हुए आती है और उड़ीसा के तट पर अपना जल गिराती है। उड़ीसा के तट पर अपना जल गिराती है। इस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी, दरअसल ये नदी का नाम क्या है? ब्राह्मणी नदी है। अब इन नदियों की विशेषता क्या है सर? तो जो वैतरणी नदी है, वैतरणी के बाद क्या है? ब्राह्मणी नदी है। वैतरणी के बाद ब्राह्मणी नदी है। तो जो वैतरणी नदी है, ये कौन सी नदी है? वैतरणी नदी देख रहे हैं कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वैतरणी नदी का उद्गम जो है वो उड़ीसा से हुआ है। उड़ीसा में कहाँ से? केओझर, केओझर, केओझर पठार से। तो उड़ीसा के केओझर पठार से निकलती है। चलिए सर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे उड़ीसा के केओझर पठार से निकलती है दरअसल कौन सी नदी? वैतरणी नदी। तो वैतरणी नदी केवल उड़ीसा में बहती है सर, वैतरणी नदी केवल उड़ीसा में बहती है, ये इसकी विशेषता है। उड़ीसा के तट पर ही अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में।
वैतरणी के नीचे आइएगा तो एक नदी आएगा जो झारखंड के छोटा नागपुर का पठार से निकलकर वो उड़ीसा में चली जाती है, उड़ीसा के तट पर अपना जल गिराती है, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी जो है, जिस ब्राह्मणी नदी की चर्चा कर रहे हैं, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है। यहाँ पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है वहीलर द्वीप। वहीलर द्वीप यहाँ लिखते हैं सर, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर क्या है? वहीलर द्वीप है, वहीलर, वहीलर द्वीप है। और ये वही वहीलर द्वीप है जिसका नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। वहीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। और इस अब्दुल कलाम द्वीप पर से ही मिसाइलों का प्रक्षेपण होता है। मिसाइलों का प्रक्षेपण होता है मतलब जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्टिंग किया गया और अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 का परीक्षण किया गया। अब आप सोच रहे होंगे चंद्रयान, तो चंद्रयान जो है वो आपका सतीश धवन प्रक्षेपास्त्र केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष के विषयों में जानने के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो सतीश धवन प्रक्षेपास्त्र केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाता है। जबकि मिसाइलों का टेस्टिंग कहाँ से होता है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर वहीलर द्वीप से होता है। ठीक है, आगे सर आइए देखते हैं। तो ये वहीलर द्वीप इसके मुहाने पर है। आगे चलिएगा तो इसमें जो नदियों से सवाल जो आता है वो ये आता है कि दामोदर, स्वर्ण रेखा, हुगली छोड़ दीजिए आप, दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी और ब्राह्मणी, इन 4 नदियों में 3 नदियों का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर का पठार से हुआ है। देख लीजिए, दामोदर नदी छोटा नागपुर, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर, वैतरणी नदी केवल उड़ीसा के केवझर का पठार से निकलती है, केवल उड़ीसा में बहती है। और फाइनली ब्राह्मणी नदी फिर झारखंड के छोटा नागपुर का पठार से आती है। तो इन 4 नदियों में केवल वैतरणी नदी उड़ीसा की नदी है, बाकी की नदियां का उद्गम, 3 नदियों का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर का पठार है। आइए सर फिर यहाँ देखते हैं। फिर यहाँ पे एक नदी आती है इस तरह से बहते हुए और यहाँ पे अपना मुहाना बनाती है यहाँ पे। तो दरअसल इस नदी का नाम है महानदी। महानदी, ये जो नदी देख रहे हैं दरअसल इसका नाम क्या है? महानदी है। और महानदी के मुहाने पर, महानदी के मुहाने पर ही कटक है। कटक उड़ीसा के तट पर, यहाँ लिखते हैं उड़ीसा, उड़ीसा के तट पर कटक, 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 ये वही कटक है जो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। चावल अनुसंधान केंद्र, दरअसल चावल का उत्पादन तो पश्चिम बंगाल में होता है, परंतु चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है सर? चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा का कटक में है। और ये जो नदी देख रहे हैं दरअसल महानदी, महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो महानदी का जो उद्गम हुआ है वो अमरकंटक चोटी से हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सर ये वाला एरिया अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक, अमरकंटक, याद कीजिए अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। अमरकंटक से इधर की ओर आती है नर्मदा नदी, इधर की ओर आती है महानदी और ऊपर की ओर जाती है सोन नदी। सोन नदी जाकर गंगा से पटना के निकट मिलती है। नर्मदा नदी अरब सागर में आती है, महानदी उड़ीसा की तरफ चली आती है बंगाल की खाड़ी में। तो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन, महानदी। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो अभी मेन फोकस मेरा बंगाल की खाड़ी की तरफ, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। अमरकंटक से निकलती है नदियां। और सर इस महानदी की एक और विशेषता है कि इस महानदी पर एक बांध बना हुआ है। इस महानदी पर एक बांध बना हुआ है और बांध यहाँ पे बना हुआ है। महानदी पर एक बांध बना हुआ है, दरअसल इस बांध का नाम क्या है? तो यहाँ पर बांध है हीराकुंड। ये जो बांध देख रहे हैं हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। दरअसल ये जो देख रहे हैं ये राज्य, इस राज्य का नाम क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं दरअसल इस राज्य का नाम क्या है? उड़ीसा है। यहाँ पे उड़ीसा है सर, उड़ीसा। अब यहाँ देखिए वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी, तीनों नदियों का मुहाना उड़ीसा में है। तीनों नदियों का मुहाना कहाँ है? उड़ीसा में है। तो जो उड़ीसा देख रहे हैं, उड़ीसा, यहीं पे महानदी पर हीराकुंड बांध है। आइए लिख देते हैं यहाँ पे। तो महानदी पर एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड। हीराकुंड, तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? आपका जवाब है हीराकुंड महानदी पर, उड़ीसा में है। फिर आप नीचे आएंगे तो नीचे फिर आपको नदी दिखेगा। अब जो नीचे है सर वो यहाँ से एक नदी निकलती है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है। और इस नदी का नाम क्या है सर? तो यहाँ से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी निकलती है और इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। यहाँ पर आकर अपना डेल्टा बनाती है। ये नदी देख रहे हैं सर, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिस नदी का नाम है गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है
और गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है सर? तो गोदावरी का जो उद्गम, ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया महाराष्ट्र है, ये एरिया महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से निकलती है। चलिए उद्गम केंद्र इधर लिखते हैं सर। तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो महाराष्ट्र से हुआ है। महाराष्ट्र में कहाँ से हुआ है? नासिक शहर, है ना, यहाँ पे नासिक। कभी कभी आता है कि नासिक किस नदी के तट पर है? नासिक किस नदी के तट पर है? आपका जवाब है महानदी के तट पर है। तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, और नासिक में एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्रयंबक। त्रयंबक, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्रयंबक पहाड़ी, त्रयंबक गांव की पहाड़ी, त्रयंबक गांव की पहाड़ी। तो त्रयंबक पहाड़ी है, इसी त्रयंबक पहाड़ी से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब सर गोदावरी की कई सहायक नदियां भी है, गोदावरी की कई सहायक नदियां भी है। तो जो गोदावरी की कई सहायक नदियां, उन नदियों पे भी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, गौर कीजिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक से हुआ है, यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और आप यहाँ पे देखिएगा, इसके मुहाने पर एक शहर है, इसके एक मुहाने पर एक शहर है। तो गोदावरी के मुहाने पर कौन सा शहर है? यहाँ पर, तो गोदावरी नदी के मुहाने पर आइएगा तो यहाँ पे एक फेमस शहर मिलेगा, जिस शहर का नाम है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम है दरअसल राजमुंद्री। ठीक है, गोदावरी से संबंधित सवाल यहाँ लिखते हैं सर। इसके मुहाने पर, गोदावरी के मुहाने पर, तो गोदावरी से संबंधित सवाल, ये बंगाल की खाड़ी है ना, इसको मैंने लिखने के लिए हल्का मिटा दिया है इसको। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे, गौर कीजिएगा। तो गोदावरी से संबंधित सवालों को हम यहाँ पर लिखते हैं सर। गोदावरी के मुहाने पर, मुहाना पर, तो इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, और मुहाने पर राजमुंद्री है। आइए लिखते हैं यहाँ पे राजमुंद्री, इसके मुहाने पर क्या है? राजमुंद्री। और राजमुंद्री भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, राजमुंद्री भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। अब यहाँ देखिए, पानी बच रहा है क्या? चलिए यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा। अब यहाँ देखिए, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, तो जो गोदावरी नदी है दरअसल इसकी लंबाई वगैरह पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, इसकी सहायक नदियाँ के बारे में भी जानेंगे। तो जो गोदावरी नदी है, इसके मुहाने पर आपने क्या देखा? राजमुंद्री है। राजमुंद्री भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया सर आंध्र प्रदेश कहलाता है, आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? आंध्र प्रदेश के तट पर, आंध्र प्रदेश है। और नीचे आइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पे मिलेगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आइए देखते हैं सर, यहाँ पे गौर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ देखिए, तो जो गोदावरी नदी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी कई सहायक नदियां हैं, ठीक है। जो कई सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, गौर कीजिएगा, एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा, एक सहायक नदी जिसका नाम है प्रवरा। फिर एक है वेनगंगा, दूसरा है पेनगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा। यहाँ लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा, वेनगंगा। यहाँ पे इसकी सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियां का नाम कुछ इस प्रकार है, सहायक नदियां का नाम बोल रहे हैं सर, गौर कीजिएगा। एक का नाम है वेनगंगा, एक का नाम क्या है? वेनगंगा। और वेनगंगा के बाद क्या है? पेनगंगा है। वेनगंगा और पेनगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा। तो और पहला सहायक नदी का नाम क्या है सर? प्रवरा। तब प्रवरा है, प्रवरा है। एक और छोटी सी नदी है जिसका नाम है पूर्णा, पूर्णा के बारे में नहीं आएगा। प्रवरा, वेनगंगा, पेनगंगा, और भी सहायक नदियां कौन कौन सा है सर? एक है प्राणहिता, ठीक है, प्राणहिता है। अब यहाँ पे देखिए, गौर कीजिएगा, एक नदी और है जो यहाँ पे आती है जिसका नाम है प्राणहिता, प्राणहिता नदी है। और एक नदी जो है वो इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी। और एक है मंजीरा। तो इंद्रावती नदी जो है वो इधर से आती है, इधर से, छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से आती है, आकर यहाँ पे मिल जाती है, छत्तीसगढ़ से आती है, यहाँ पर आकर मिल जाती है, और आकर इस तरह से इसमें आगे की ओर बहने लगती है। तो ये जो नदी आप देख रहे हैं दरअसल कौन सी नदी है? ये जो नदी आप देख रहे हैं दरअसल ये कौन सी नदी है? इसी का नाम है इंद्रावती, इसी का नाम है इंद्रावती नदी। और सर इंद्रावती नदी पर, ये जो इंद्रावती नदी देख रहे हैं, इसी इंद्रावती नदी पर एक वाटरफॉल है, यानी एक जलप्रपात है। और यहाँ पर एक वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर, इसका नाम है चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट प्रपात, प्रपात।
पूरा है चित्रकूट जलप्रपात, मैंने शॉर्टकट में केवल प्रपात लिख दिया है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है सर? मैंने शॉर्टकट में यहाँ 36 लिख दिया, छत्तीसगढ़, ठीक है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। एक और इसकी सहायक नदी है जो इधर से जाती है और इधर से जाकर फाइनली इसमें मिल जाती है। तो ये जो सहायक नदी है इसका नाम है मंजीरा। और मंजीरा की विशेषता यह है, मंजीरा की विशेषता यह है कि मंजीरा दाईं तट से दक्षिण से जाकर मिलने वाली एकमात्र नदी है और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी वेनगंगा है। तो सहायक नदियों में 2-3 फेमस सवाल आएगा, जैसे गोदावरी की सबसे लंबी सहायक, सबसे लंबी सहायक, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक का नाम क्या है सर? वेनगंगा नदी। यहाँ लिखते हैं वेनगंगा। वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर यहाँ लिखते हैं गोदावरी का दाईं तट से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, दक्षिण से जाकर दाईं तट से, बाकी तो आती है ऊपर से ना, बाईं तट से। तो गोदावरी के दाईं तट से, दाईं तट से मिलने वाली नदी, एकमात्र नदी कौन सी है? तो एकमात्र नदी जिसका नाम है मंजीरा। कौन सी नदी है सर? मंजीरा नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई कितनी है? जो दक्षिण भारत है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई, तो गोदावरी नदी की लंबाई, सर यहाँ पे गोदावरी का लंबाई लिख रहे हैं, ठीक है। गोदावरी की लंबाई नासिक से लेकर राजमुंद्री तक, तो इसका कितना लंबाई है? 1465 किलोमीटर लिख दिया सर यहाँ पे। 1465 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ये गोदावरी नदी की आपने क्या देखा? विशेषता देखा। गोदावरी का और भी कई नाम है, गोदावरी का और भी कई नाम है, उसके बारे में आपको बताते हैं सर, 1 मिनट। आइए सर देखते हैं। तो जो गोदावरी है ना, इसका और भी कई नाम है, अन्य नाम। अब अन्य नाम के तौर पे क्या देखेंगे गोदावरी का? तो अन्य नाम के तौर पे देखेंगे, मतलब इसे और भी नाम हो जानते हैं। इसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है, ठीक है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है, ठीक है। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा कहा जाता है। और इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा, इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। वृद्ध गंगा गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी। ये गोदावरी नदी की क्या है? विशेषता है। आपने इसके सहायक नदियों के बारे में देख लिया। सहायक नदियों से ज्यादा सवाल नहीं आएगा, बस 3 नदी के नाम आएगा। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी वेनगंगा, और गोदावरी की राइट साइड से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी मंजीरा, और गोदावरी के जिस दिशा में गोदावरी नदी बहती है उसके अपोजिट से आती है। देखिए ना, इधर नदी आ रही है, पानी इधर की ओर आ रहा है ना, इधर से देखिए, इधर से आ रहा है पानी, इधर से इधर की ओर, तो इधर इसके अपोजिट से निकलती है, फिर उसके दिशा में जाकर मिल जाती है। तो गोदावरी के विपरीत डायरेक्शन से निकलकर उसके दिशा में बहने वाली नदी का नाम इंद्रावती नदी है, और इसी इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आइए सर देखते हैं आगे, गोदावरी के बाद कौन सी नदी है? तो गोदावरी के बाद जो नदी है दरअसल उसका नाम है कृष्णा। आइए देखते हैं यहाँ पे, ये नदी देख रहे हैं सर, इस नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी है। यहाँ लिखते हैं सर कृष्णा। गोदावरी के बाद क्या है? कृष्णा। तो जो गोदावरी के बाद जो कृष्णा नदी है इसकी अपने आप में खूब विशेषता है सर। ये गोदावरी नदी है और ये क्या है? कृष्णा नदी है। और गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक, यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा के बीच में यहाँ पर एक झील भी है, यहाँ पर एक झील भी है इस एरिया में। तो जो यहाँ पे जो झील है दरअसल उस झील का नाम क्या है? यहाँ पर एक झील भी है यहाँ पर। तो जो यहाँ पे जो झील है सर, उस झील का नाम क्या है? तो उस झील का नाम यहाँ पे लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा। यहाँ पर एक झील भी है और इस झील का नाम है कोलेरू झील। कोलेरू, कोलेरू क्या है? झील है। सवाल आता है कि कोलेरू झील किन 2 डेल्टाओं के मध्य है? गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है।
तो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं के मध्य में कोलेरू झील है। और सब है कौन सा राज्य में सर? तो आंध्र प्रदेश में है। इन दोनों नदियों का डेल्टा भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कृष्णा नदी पे चर्चा करते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, ये देख रहे हैं, यहाँ से निकलती है। तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो महाबलेश्वर चोटी से हुआ है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र से ही, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। महाराष्ट्र में ही क्या है? महाबलेश्वर है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। महाबलेश्वर चोटी से निकलती कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। और याद रहे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी लंबी नदी कृष्णा, और गोदावरी और कृष्णा के बाद जो अगली लंबी नदी है वो नर्मदा है। ठीक है, खैर गोदावरी कृष्णा ही याद रखिएगा। आगे देखिए, कृष्णा नदी की विशेषता यह है कि इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी, आइए देखते हैं। तो एक का नाम है तुंग और एक का नाम है भद्रा। तो एक तो तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो एक है तुंग और एक भद्रा। तुंग और भद्रा के मिलने से तुंगभद्रा नदी बन जाता है। तुंग और भद्रा, ये तुंग है ये भद्रा है, संयुक्त नाम तुंगभद्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सर, ये आपका तुंग है और ये भद्रा है, तुंगभद्रा। एक है मालप्रभा नदी, एक है घाटप्रभा नदी। ठीक है, मालप्रभा नदी और घाटप्रभा नदी। फिर है आपका दूध गंगा है, पंचगंगा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सारा नदियों का नाम यहाँ पे जानना संभव नहीं है, हम केवल आपको नदियों का नाम लिख देते हैं सर। ठीक है, वही बहुत है। चलिए यहाँ लिख देते हैं सर, गौर कीजिएगा इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदियां का नाम लिख दे रहे हैं। एक फेमस सहायक नदी याद रखिएगा इसका, इधर से जाकर किधर से मिलती है। तो जो इधर से जाकर के इधर से मिलती है सहायक नदी, दरअसल ये कौन सी नदी है? ये वाला, इसका नाम है मूसी नदी। कौन सी नदी है? मूसी, मूसी नदी। और मूसी नदी के तट पर ही हैदराबाद शहर है। याद रखिएगा, मूसी, मूसी नहीं, मौसी नहीं, मौसी भी याद रख सकते हैं। मौसी कहाँ रहती है? हैदराबाद में। मूसी कहाँ रहती है? हैदराबाद। शॉर्टकट में मैंने एच लिख रखा है, एच मतलब हैदराबाद। मौसी कहाँ रहती है? हैदराबाद। ऐसा ही मैंने बताने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल किया है कि मौसी हैदराबाद में है, मतलब मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर है। और मूसी नदी किसकी सहायक है सर? कृष्णा की सहायक है। कृष्णा की और भी सहायक नदियां हैं, उसका भी नामकरण करते हैं। और कृष्णा का जहाँ पे मुहाना है वहाँ पे एक जगह भी है विजयवाड़ा। कृष्णा के मुहाने पर क्या है? विजयवाड़ा। आइए कृष्णा के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कृष्णा नदी से जुड़ा जो भी सवाल है वो आपको लिख देते हैं सर। यहाँ पे लिख देते हैं सर। कृष्णा नदी के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं कृष्णा नदी के मुहाने पर क्या है? मुहाने पर, तो ये देख रहे हैं मुहाने पर, तो इसके मुहाना, ये मुहाना देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ मुहाना जहाँ पे ये स्पॉट देख रहे हैं रेड वाला, दरअसल उसका नाम क्या है? उसका नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा दरअसल कृष्णा नदी के मुहाने पर है। और कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है सर? सहायक नदियां कौन कौन सी है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो एक है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के अलावा मालप्रभा, मालप्रभा। फिर है आपका घाटप्रभा, घाटप्रभा। फिर आपका है दूधगंगा, पंचगंगा, कोयना, कोयना, और प्लस क्या है? भीमा। जो फेमस नदियां हैं वो यही है, ज़्यादा जानने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। सहायक नदी से उतना सवाल नहीं आता है। ठीक है, हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर ही सवाल काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, एक कृष्णा नदी है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा के मध्य में कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। अब गोदावरी नदी, कृष्णा नदी एक छोटी सी नदी है, यहाँ पे बहती है इसे। ठीक है, गोदावरी कृष्णा, और यहाँ पे एक छोटी सी नदी है सर, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है यहाँ पे। और इस नदी का नाम क्या है सर? यहाँ पे गिरती है। दरअसल इस नदी का नाम है पेन्नार, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी है ये वाला। और पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कर्नाटक से हुआ है। पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है?
कर्नाटक से हुआ है। और कर्नाटक में कोलार है ना, कोलार और हट्टी सोने की खदान है। भारत में सर्वाधिक सोना और लोहा का उत्पादन कर्नाटक। कर्नाटक में कोलार एक जगह है, सोने की खदान है। उसी कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से पेनार नाम की नदी का उद्गम हुआ है। आइए लिख देते हैं यहाँ पे। तो पेनार नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है सर? कर्नाटक। कर्नाटक के किस क्षेत्र से? तो कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से हुआ है। कर्नाटक के कोलार से निकलती है कौन सी नदी? तो कर्नाटक के कोलार से निकलती है पेनार नदी। फिर आप नीचे आइएगा तो गोदावरी, कृष्णा, पेनार, और एक नदी आपको यहाँ पे मिलेगी जिसका नाम है कावेरी नदी। ये नदी देख रहे हैं, ये वाली, दरअसल इसका नाम है कावेरी नदी है। लिखते पे यहाँ पे लिखते हैं सर कावेरी, कावेरी नदी, कावेरी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम भी कर्नाटक से हुआ है सर। कावेरी नदी का उद्गम भी कर्नाटक से हुआ है। कावेरी नदी कर्नाटक के किस क्षेत्र से निकलती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, लिखते हैं सर कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी चोटी से, तो ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है, ठीक है, ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है यहाँ पे कावेरी नदी। और इसी कावेरी नदी पर एक जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी नदी की दो विशेषता, एक तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। दक्षिण भारत की नदियों में एकमात्र ऐसी नदी कावेरी नदी है जो सालों भर बहती है, वर्ष वाहिनी। अमूमन दक्षिण भारत की नदियां केवल वसंत ऋतु में प्रवाहित होती है। जब वर्षा होता है प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर, तो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल बंगाल की खाड़ी की ओर होने वजह से इन नदियों का प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर है। लेकिन सर जो कावेरी नाम की नदी है, इसको जल की प्राप्ति उत्तर पूर्वी मानसून से इसको जल की प्राप्ति हो जाता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से वर्षा करता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भी कावेरी नदी को जल मिल जाता है गर्मी के दिनों में। और उत्तर पूर्वी मानसून, लौटती मानसून जाड़े के दिनों में वर्षा करता है। तो कहीं ना कहीं कावेरी नदी को जल की प्राप्ति गर्मी के दिनों में भी और जाड़े के दिनों में भी हो जाता है। और बरसात के दिनों में तो ऊपर से वर्षा होगा ही, इसलिए कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष वाहिनी है। चलिए सर यहाँ लिखते हैं कावेरी नदी कैसी नदी है? वर्ष वाहिनी है, ठीक है। तो कावेरी नदी के मैंने कुछ विशेषता बताया, सुन लीजिएगा ध्यान से। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी, कावेरी जल विवाद दो राज्यों के मध्य है। आइए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, समझने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है। दरअसल ये दक्षिण भारत है। जब ये दक्षिण भारत आप देखते हैं तो यहाँ पे सर एक राज्य है केरला, और केरल के ऊपर में चलिएगा तो कर्नाटका मिलेगा। और यहाँ पे आइएगा तो आपको तमिलनाडु है। आइए लिखते हैं कर्नाटक, कर्नाटक। और यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु है। और कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य यहाँ पर एक नदी बहती है। दरअसल पेज चेंज हो जाएगा ना, ओहो, हाँ ठीक है। दरअसल कावेरी नदी और तमिलनाडु, कावेरी नदी जो है यहाँ से निकलती है सर। अब यहाँ से निकलती है, गौर कीजिएगा, यहाँ से, और यहाँ पे अपना जल गिराती है। ये नदी है कावेरी नदी। अब सवाल आता है कावेरी के बारे में, कावेरी के बारे में कि शिव समुद्रम जलप्रपात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। जबकि यहीं पर यहाँ की सरकार ने बांध बना रखा है यहाँ पर। अब यहाँ के सरकार जब यहाँ पे बांध बना देगा सर, कर्नाटक के सरकार, तो कर्नाटक से पानी जब बांध बना देगा तो पानी क्या जाएगा? तमिलनाडु में पानी नहीं जाएगा। तो जब कर्नाटक का सरकार बांध बना करके पानी को रोक दिया, जो कि परंपरागत तरीके से पहले से जा रहा था, तो तमिलनाडु के किसानों को दिक्कत हो गया। अब दिक्कत हो गया तो ये लोग बवाल कर दिया। अब ये लोग का कहना है कि नहीं, पानी आने दिया जाए, हम लोग कृषि कैसे कर पाएंगे। बात तो सही है सर। तो कावेरी नदी का पानी कहीं ना कहीं कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है, इसलिए कावेरी नदी का पानी पर जब डैम बना दिया तो इन दोनों राज्यों में हो गया विवाद। अब आता है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद
किन दो राज्यों के मध्य है? आपका जवाब क्या होगा सर? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। ये सवाल प्रीवियस है इसलिए मैंने आपको अलग से बताया है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्षवाहिनी है। वर्षवाहिनी, वर्षवाहिनी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्षवाहिनी है, सालों भर प्रवाहित होती है। और कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। यहाँ लिखते हैं जल विवाद, कावेरी जल विवाद कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। ये हो गया इसका विशेषता, ठीक है, ये हो गया इसका विशेषता। अब आपको आगे बताते हैं सर, समझिएगा ध्यान से। आइए थोड़ा सा रिवर्स में आइए। यही ना कावेरी नदी है, कावेरी नदी के बारे में तो आपने पढ़ लिया। कावेरी के बाद आइएगा तो एक और नदी है जो यहाँ से निकलती है इस तरह से। छोटी छोटी नदियाँ, दरअसल इनका केवल नाम लिख देंगे, टॉपिक लास्ट होने वाला है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दो और नदियाँ हैं सर। एक नदी इस तरह से आती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, और एक नदी और है जो यहाँ से निकलकर यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो एक का नाम है ताम्रपर्णी नदी। कावेरी नदी के बाद है वेंगई नदी, वेंगई, वेंगई नदी है। और वेंगई के नीचे क्या है? ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी नाम की नदी है। जो ताम्रपर्णी नाम की नदी है, रामेश्वरम का नाम आपने सुना होगा ना, मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे। द्वीप समूह, भारत के 2 द्वीप समूह में रामेश्वरम पे खूब चर्चा किया गया है, राम सेतु पे खूब चर्चा किया गया है। तो रामेश्वरम द्वीप के पास में ही ताम्रपर्णी नदी अपना मुहाना बनाती है। रामेश्वरम द्वीप के पास में ही ताम्रपर्णी नदी अपना मुहाना बनाती है। और वेंगई नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और ताम्रपर्णी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो वेंगई नदी कहाँ से निकलती है और ताम्रपर्णी नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो वेंगई नदी का उद्गम हुआ है वरुसनाद हिल से, वरुसनाद हिल से, वरुसनाद हिल से निकलती है जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में स्थित वरुसनाद हिल से निकलती है वेंगई नदी, और तमिलनाडु के तट पर ही अपना जल गिराती है। और ताम्रपर्णी नदी भी कहाँ से निकलती है? ये भी तमिलनाडु से निकलती है। तो यहाँ लिखते हैं सर, जो तमिलनाडु से निकलती है, दरअसल ताम्रपर्णी नदी कहाँ से निकलती है? अगस्त मलाई, अगस्त मलाई, अगस्त मलाई चोटी से निकलती है। तो अगस्त मलाई चोटी से निकलती है, कौन सी नदी है? आपका जवाब है अगस्त मलाई से चोटी से निकलती है, जिसका नाम है सर ताम्रपर्णी नदी। इस प्रकार आपने दक्षिण भारत का नदियों का अध्ययन पूरा कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, थोड़ा सा साइड होकर के हम साइड हो जाते हैं। जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फीडबैक जरूर बताइए कि कैसा लगता है, ठीक है। दूसरी विशेषता कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आप विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट सब्सक्राइब कर आप मेरा देखते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा, ठीक है। चलिए आज की सेवा ही तक, जय हिंद। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, और स्क्रीनशॉट करते समय आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। स्क्रीनशॉट करते समय वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है सर, ओके।